कक्षा 9 के विज्ञान विषय में जो भौतिक विज्ञान के अध्यायों का अध्ययन हम कर रहे हैं, उसमें हम आजकल ध्वनि यानी साउंड का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने ध्वनि क्या है इसको समझा था और ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है इसको भी समझा। उसके बाद हमने बात की थी ध्वनि के संचरण पर, कि ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो प्रवाह है वो कैसे होता है। आज हम ध्वनि से संबंधित कुछ और बातों पर विचार करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं बोर्ड पर, कि ध्वनि जो है वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। और ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि का संचरण होता क्या है इसकी भी हमने परिभाषा देखी थी, कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि का पहुंचना ही ध्वनि का संचरण कहलाता है। और हमने ये देखा था कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता अवश्य होती है। इन बातों पर हमने विचार कर लिया था और हमने ये कहा था कि ये जो संचरण है ये एक विक्षोभ यानी एक तरंग के रूप में होता है। तो हम जरा इसकी प्रकृति पर विचार करते हैं कि यह कैसा विक्षोभ है और कैसे ध्वनि का संचरण होता है। तो मान लिया यहां पर ये एक स्वरित्र है, ये धातु का बना हुआ, चित्र में जिस तरह दिखाया है इस तरह का एक उपकरण होता है, बड़ा सामान्य सा उपकरण होता है। और इसकी क्या खासियत होती है कि जब हम इसे किसी रबड़ के पैड पर टकराकर या किसी अन्य तरीके से इसमें कंपन कराते हैं तो इसकी जो दोनों भुजाएं हैं ये कंपन करने लगती हैं, और कंपन जब करने लगती हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो होता क्या है, इसके जैसे कंपन शुरू होंगे तो ये इधर इधर इस तरह से दोनों भुजाएं कंपन करने लगेंगी। अब यहां क्या है, इसके आसपास वायु होती है। इधर क्या है, ये पूरा हम लिख सकते हैं ये वायु है। तो वायु में जैसे ही ये वायु के कुछ कण हैं, इनके संपर्क में जब ये आता है तो जब ये भुजा फैल रही होंगी इस डायरेक्शन में तो वायु के कण क्या होंगे, वो दबेंगे। और जहां पर क्या होगा, उच्च दबाव आ जाएगा, वहां पे क्या होंगे, वायु के कण एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, यानी वहां पे ऊर्जा का घनत्व तो बढ़ जाएगा। उस क्षेत्र को हम कहते हैं संपीड़न। ऐसे जब ये क्या होंगे, ये भुजाएं कंपन करती हुई आपस में एक दूसरे के निकट जा रही होंगी तो क्या होगा, ये सिकुड़ रही होंगी। उस स्थिति में क्या होगा कि वायु के जो ये कण हैं ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो यहां पे क्या होंगे, निम्न दबाव वाले बिंदु होंगे। जहां पर निम्न दबाव वाला क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को हम कहते हैं विरलन। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक स्लिंकी यानी स्पाइरल जो स्प्रिंग होती है उसका उदाहरण भी दे सकते हैं। कि मान लिया ये आप स्प्रिंग से जब खेलते हैं तो आप देखते होंगे इस तरह से उसमें इस तरह की आकृतियां बनती हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में स्प्रिंग के जो छल्ले हैं वो एक दूसरे के अत्यधिक निकट हैं, यानी यहां पर जो है उनके बीच में
एक दूसरे के निकट हैं, दबाव अधिक है, इस स्थिति को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, संपीड़न हो रहा है। इसके विपरीत जहां एक दूसरे से ज्यादा ज्यादा दूर हैं, ये निम्न दबाव का क्षेत्र जो हमने यहाँ पे दिखाया था, इसको हम कहेंगे विरलन। तो ध्वनि का संचरण किसी भी माध्यम में होता है, किसके माध्यम से, किसके द्वारा, जब ध्वनि तरंगों के कंपन जो होते हैं, उन कंपनों के संपर्क में आकर जो माध्यम है, माध्यम के कण भी क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। और जब माध्यम के कण भी कंपन करने लगते हैं, तो इस तरह से ये संपीड़न और विलयन बनने का क्रम लगातार जारी रहता है। संपीड़न और विलयन लगातार बनते रहते हैं, और माध्यम के कणों में इस तरह के संपीड़न विलयन बनने के कारण ही ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ती है। यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि माध्यम का कोई भी कण अपने स्थान से आगे या पीछे वाइब्रेट तो कर सकता है, दोलन कर सकता है, लेकिन अपने स्थान को वो छोड़ता नहीं है, मूल अवस्था को नहीं छोड़ता है। केवल क्या होता है, ये जो ऊर्जा है, जो कंपनों की ऊर्जा है, वो एक माध्यम के कण से दूसरे कण को स्थानांतरित होती रहती है, और ये ऊर्जा तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, और हम कह रहे हैं कि ध्वनि का संचरण इस प्रकार से हो जाता है। अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, यह जो तरंग है, तरंग की दो प्रकृति थी। एक ऐसी तरंग जिसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं, यानी जिसमें माध्यम के कण क्या करते हैं, अपनी मूल स्थिति के तरंग संचरण की दिशा के ऊपर नीचे या लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऐसी तरंगों को हमने कहा था अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहा था, अनुप्रस्थ तरंग। और दूसरे प्रकार की तरंगें हमने ऐसे देखी थी कि जिनमें माध्यम के जो कण होते हैं वो अपनी मूल स्थिति के इधर उधर तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। ऐसी तरंगें जो बढ़ती हैं आगे, वो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। इनमें जो उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र होते हैं उनको हम श्रृंग कहते हैं, निम्न तीव्रता वाले क्षेत्रों को गर्त कहते हैं, और इसमें उच्च तीव्रता वाले, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र संपीड़न कहलाते हैं, और निम्न घनत्व वाले विरलन कहलाते हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इसमें विचार किया था। तो आप इनमें से दोनों तरंगों को देखिए, और जो हमने अभी ध्वनि तरंग की प्रकृति पर बात की थी, तो उनमें से किसके साथ इसका व्यवहार मिलता है, अनुप्रस्थ तरंग के साथ या इस अनुदैर्ध्य तरंग के साथ। अनुदैर्ध्य तरंग माने ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा में ही इधर उधर होते हैं, और अनुप्रस्थ तरंग यानी ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत इधर उधर होते हैं। तो हमने देखा था अभी स्लिंकी का उदाहरण देते हुए या स्वरित्र का उदाहरण देते हुए कि जो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों का जो संचरण है वो किसके रूप में हो रहा है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में हो रहा है। इसलिए जो ध्वनि तरंग है वो किस प्रकृति की होगी, वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। तो हम लिख सकते हैं कि ध्वनि जो तरंग है कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम कह सकते हैं इसमें माध्यम के कणों के जो कंपन है वो तरंग के चलने की दिशा के अनुरूप यानी अनुदिश अपनी मूल अवस्था से दोनों ओर होते रहते हैं, और इसमें क्या बनते हैं, संपीड़न और विलयन बनते हैं। संपीड़न क्या होते हैं, ये उच्च दाब वाले क्षेत्र होते हैं, जिसको हमने स्लिंकी में इस तरह से देखा था
और विरलन ये निम्न दाब वाले क्षेत्र होते हैं। तो हम समझ चुके होंगे कि ध्वनि का जो संचरण होता है, क्योंकि ध्वनि भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है और तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, या एक प्रकार की तरंग है। किस तरह की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विलयन बनते हैं, और संपीड़न और विलयन माध्यमिक कणों के बीच में बनते रहते हैं, और इसी तरह से तरंग आगे बढ़ती है। तो अगर माध्यम, इसीलिए कहते हैं कि माध्यम अगर नहीं हुआ तो फिर तरंग का संचरण भी संभव नहीं है, क्योंकि ये माध्यम के कणों के द्वारा ही आगे बढ़ती है। बिना माध्यम के ध्वनि तरंग का संचरण नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे ध्वनि तरंग से संबंधित कुछ सामान्य परिभाषाओं की। उनमें सबसे पहले जो हम लेते हैं वो है आवृत्ति। देखिए, आवृत्ति क्या होता है कि हम अगर किसी चीज को बार बार दोहरा रहे हैं और निश्चित समय के बाद दोहरा रहे हैं, तो 1 सेकंड में जितनी बार उसको दोहराया जाता है, उसी दोहराने की जो संख्या है उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। तो यहां पर क्या दोहराए जा रहे हैं? यहाँ पे माध्यम के कणों के कंपन दोहराए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि माध्यम के कण एक सेकंड में या मात्रक समय में जितने कंपन करते हैं, वह संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। और यह आवृत्ति की जो परिभाषा है, ये केवल ध्वनि तरंग पे नहीं बल्कि अन्य सभी तरंगों पर भी लागू होती है। इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति हमने समझा, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। संक्षेप में इसे हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा? अब एक तो